हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। आज सॉल्यूशन के सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब यानी कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो आइए देखते हैं कि परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है। तो सबसे पहली चीज हमें जानना यह जरूरी है कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि विलयन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक का ही मेन रोल यहां हम देखेंगे परासरण में। ठीक है, तो परासरण को सबसे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ी सी चीज। आप जब भी चने को आप देखते हो, शाम को आप भिगो देते हो, चना आपका सुबह जो है फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। आप मुनक्के को पानी में डाल दें, मुनक्का आपका फूल जाता है। आप फूल जो होते हैं जो थोड़े से कुम्हला जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं, अगर उन फूलों पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे आप कर दें तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या आपको खिलता हुआ नजर आएगा, ताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो हम देखते हैं, ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं परासरण पर ही निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? परासरण पर ही निर्भर करती हैं। तो आइए अब इसको हम एक कंडीशन में देखते हैं कि परासरण है क्या। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख दूं, उसके बाद में आपको अदरवाइज एक नए तौर से समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, ये है डिफिनेशन इसकी कि जब विलायक के अणु एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाए, यह प्रक्रम या प्रोसेस क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। अब एक चीज और बता दें कि सबसे पहली चीज, इस परासरण को पढ़ने से पहले हमको एसपीएम जानना जरूरी है कि एसपीएम है क्या। एसपीएम को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एसपीएम के बारे में पहले आपको बता दूं, फिर चर्चा परासरण पर करेंगे। ठीक है, एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। यहां हम इसको लिखेंगे ठीक है। एसपीएम है क्या? देखिए, एसपीएम ऐसी झिल्ली जिससे विलायक आसानी से गमन कर जाए, यानी कि जिससे, ध्यान रखिएगा, जिससे विलायक आसानी से गमन कर जाए। यानी कि जैसे आप चाय को क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, छानते हैं। तो आपकी जो चाय पत्ती होती है, अदरक होता है, गार्लिक जो है वो ऊपर ही रह जाता है और आपकी चाय नीचे गिर जाती है। ठीक, तो सेम इसी तरीके से जो हमारे विलायक हैं, वो छननी को आप मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली, और आपके शेष मटेरियल ऊपर बच गए और बाकी जो कुछ थे जो उस छननी के छिद्र से निकल पाए, वो क्या हो गए, नीचे चले गए। ठीक इसी तरीके से एसपीएम भी एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के अणु क्या करते हैं, एक पार से दूसरी पार आराम से निकल जाते हैं। बहुत सारे अणु नहीं निकल पाते हैं, इनमें से वो कौन होते हैं? विलेय के अणु होते हैं। चर्चा उस पर भी अभी करेंगे। तो आप एसपीएम के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले ली आपने। ये एसपीएम पाए कहां जाते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां होती है? अरे भाई, हमारे अंदर भी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल्स में हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी तो वाटर है, फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। इन सबका भी क्या अंदर जाना, अंदर से बाहर आना होता है, नहीं होता है? तो ये सब किसके द्वारा होता है? एसपीएम के द्वारा ही होता है कि एक झिल्ली होती है जो अंदर के जो मटेरियल है उनको आवश्यकता पड़ने पर बाहर कर सकती है, बाहर के मटेरियल को आवश्यकता पड़ने पर अंदर ले सकती है। वही अंदर और बाहर आ जा सकते हैं जो उस झिल्ली में से जाने के योग्य होंगे। ठीक बात।
अब एसपीएम बनते किसके किसके हैं, तो यहां मैं आपको नोट में कुछ चीजें लिखा दूं कि एसपीएम जंतुओं और वनस्पतियों में होते हैं, और अगली चीज क्या है, ये आप ध्यान रखें कि जंतु में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके अतिरिक्त अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमको बनाने की जरूरत पड़ जाए लैब में, तो हम किससे बनाएंगे उसको, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। प्रयोगशाला में अगर इनको बनाने की बात हो गई तो प्रयोगशाला में इनको फिनॉल पोटेशियम फेरोसाइनाइड से हम बना लेते हैं, और जो सेलोफेन होता है, सेलोफेन, ये सेलोफेन भी हमारा क्या है, ये एक प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये चीजें हैं जो क्या करती हैं कि किसी विलयन में विलायक को इस पार से उस पार निकाल सकती हैं और विलेय के कण को रोक सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं इधर, ठीक है, परासरण की। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको सबसे पहले आप देखें फिर चर्चा। तो ये हमारा फिगर है, इस फिगर में इधर एक जो अवयव भरेंगे उसको ए मान लिया, और इधर जो भरेंगे उसको बी मान लिया। बहुत अच्छे से देखिए, एक एक चीज बिल्कुल वेल क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें हम मान लीजिए कि इसमें हम क्या भर रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाटर H2O, और बिल्कुल कैसा, बिल्कुल प्योर यानी कि बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। यहां बीच में हम लगा रहे हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। इधर हम दूसरा अवयव ले रहे हैं जो है H2O और प्लस NaCl का विलयन है। इधर वाला जो दूसरा है वो H2O प्लस NaCl का विलयन है, क्लियर। इधर हमने बिल्कुल शुद्ध वाटर लिया है, प्योर वाटर, और इधर सॉल्यूशन लिया है। इसको अगर हम सीधा सीधा कहें तो ये क्या है, ये सीधा सीधा सॉल्वेंट है, विलायक है, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। विलयन। अब एक बार देखें फिर परिभाषा को कि जब विलायक के अणु एसपीएम से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाए, विलायक के अणु, तो यहां भी देखें विलायक कौन है, H2O, यहां भी देखें विलायक कौन है, H2O, लेकिन यहां ज्यादा H2O है, यहां कम H2O है। ये कैसे है, अब देखिए मैं उसको आपको बताता हूं कि जैसे एक बर्तन ये पूरा आप ले लें, एक बर्तन ये पूरा आप ले लें। अगर आप देखें तो इधर जो विलायक हमारा है, यानी कि विलायक कौन, जल, आप देखें विलायक कौन है, जल है, ठीक। अगर विलायक के तौर पर देखें और इधर भी विलायक को ही देखें, हम विलयन यानी कि विलेय को ना देखें, ध्यान रहे इसमें हम विलेय को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ विलायक को देखें दोनों ओर, तो किस तरफ विलायक की सांद्रता ज्यादा है, आप बताएं। विलायक की सांद्रता इधर ज्यादा है और इधर कम है, विलायक की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, ठीक है। यानी कि विलायक जल की क्या है, सांद्रता, जो कंसंट्रेशन है वो इधर क्या है, उच्च है, उच्च सांद्रता है, ठीक। अब उच्च सांद्रता से विलयन निम्न सांद्रता की ओर जब जाएगा, यानी कि अगर इधर भी हम विलायक की ही बात करें, विलयन की बात ना करें, केवल विलायक की बात करें, तो इधर भी विलायक कौन है, जल ही है, और इसकी सांद्रता ए की अपेक्षा, ये हमारा ए वाला है और ये बी है, तो ए की अपेक्षा इधर H2O का कंसंट्रेशन कम है। क्यों,
क्योंकि इधर H2O और NaCl दोनों है और इधर खाली प्योर H2O है, तो हम खाली H2O की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल और केवल विलायक को ही देखना अभी फिलहाल। सांद्रता इधर कैसी है विलायक की, निम्न है। तो जब विलायक विलायक में देखें तो एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, यहां हम लिख सकते हैं अथवा, ऐसे आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक डिफिनेशन तो ऊपर हो ही गया कि जब विलायक के अणु इस अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से इस पार निकल जाए, तब जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। ठीक बात है। दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि उच्च सांद्रता का जो विलायक है वो निम्न सांद्रता की ओर आ जाए। उच्च सांद्रता का विलायक निम्न सांद्रता की ओर जब प्रवाहित हो जाए तब भी वो क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं, एक कंडीशन और बताने के बाद में। या अथवा एक चीज और आप लिख सकते हैं। अब यदि इसको भी क्या मान ले, विलयन मान लीजिए सपोज दैट ये भी क्या है, विलयन है। ए वाले को क्या मान लिया, विलयन मान लिया, और बी वाला भी विलयन है सपोज दैट। तो अब विलयन में देखें, अभी विलायक में हमने देखा, अब हम विलयन में अगर देखें तो किसकी सांद्रता ज्यादा है। जहां अब विलयन की बात कर रहे हैं तो NaCl H2O दोनों आ जाएगा। तो अब अगर बात करें तो H2O की सांद्रता कम हो जाएगी और H2O प्लस NaCl की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, यानी कि विलयन की जो सांद्रता होगी वो उच्च सांद्रता होगी। राइट बात है। और जो ए वाले विलयन की होगी यानी कि जो H2O है उसकी होगी सांद्रता, वो कैसी होगी, वो निम्न होगी। तो अगर इससे परिभाषा लिखें तब हम क्या लिखेंगे, जब निम्न सांद्रता का विलयन उच्च सांद्रता के विलयन की ओर क्या कर जाए, गमन कर जाए। किसके माध्यम से, अरे भाई किसके माध्यम से गमन कर जाए, दोनों तरफ तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना कि वो कौन सी चीज है, वो है यस पी यम। ठीक बात, कि जब विलयन किस सांद्रता का हो, निम्न सांद्रता का हो, और वो SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किधर आ जाए, उच्च सांद्रता की ओर अगर आ जाए, वो क्रिया भी परासरण कहलाती है। फिर यदि विलायक उच्च सांद्रता का हो और वो निम्न सांद्रता के विलायक की ओर आ जाए तो वह प्रक्रिया भी परासरण कहलाती है। ठीक बात है। अब देखिए उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। जैसे आप एक मुनक्का ले ले, छोटा सा आप एक मुनक्का ले ले, ये मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, मुनक्का है। ठीक, इस मुनक्के को आप पानी में डालते हैं, ध्यान दें, प्लस पानी, तो ये पानी हमारा क्या है, ए वाला, इसको हम मान लिए ए। मुनक्का हमारा ये मीठा लगता है, इसमें वाटर भी होता है और शुगर भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, तो ये विलयन हो गया क्योंकि इसमें कई चीजें मिली हुई हैं मुनक्के में। तो अब आप देखें विलयन, ये भी विलयन है, पानी को भी हम थोड़े समय के लिए विलयन मान ले, पानी को भी हम थोड़े समय के लिए विलयन मान लेते हैं। तो अब अगर मुनक्के को पानी में हम डालेंगे तो पहली चीज तय कर लो कि सांद्रता किसकी ज्यादा है, दोनों में मीठा कौन है। मैं कई बार आपको बताता रहता हूं कि स्वाद के हिसाब से भी सांद्रता आपका जो है तय कर सकते हो, यानी कि मीठा कौन है दोनों में से, ज्यादा मीठा ये है मुनक्का, यानी कि उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। यह विलयन है, कई सारी चीजें इसमें मिली हुई है तो इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो इसकी सांद्रता उच्च है, मुनक्के की सांद्रता उच्च है और इस विलयन की सांद्रता निम्न है। तो पानी किसमें चला जाएगा, पानी मुनक्के में चला जाएगा। देख लीजिए विलयन निम्न सांद्रता से SPM द्वारा किसमें चला जाता है,
उच्च सांद्रता के विलयन में, यानी कि पानी मुनक्के में चला जाएगा और आपका मुनक्का कैसा हो जाएगा, आपका मुनक्का फूल जाएगा। फूल जाएगा नहीं फूल जाएगा, फूल जाएगा आपका मुनक्का। ठीक है, तो ये बात है कुछ परासरण की। अब इसमें सोच रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ है। अरे भाई, इस मुनक्के के ऊपर की परत जो है, इस मुनक्के के ऊपर की परत ही इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जंतुओं एवं वनस्पतियों में भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से इसको। तो परासरण हमने देख लिया। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं परासरण दाब को। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो ये बहुत सी आसान बात है। क्या है कि यही चीज जो हमारे पास कंटेनर बने हुए हैं, इसमें देखें आप कि जो पानी है वो हमारा ए से बी की ओर जा रहा है। ए की सांद्रता विलयन के मुताबिक कम है और बी की सांद्रता विलयन के मुताबिक ज्यादा है, तो कम से अधिक की ओर जा रहा है। जैसे पानी कहां था, मुनक्के में चला गया था। ठीक बात है। तो अब यहां परासरण दाब आखिर कौन सी ऐसी चीज है, तो परासरण दाब एक ऐसा दाब है कि जो परासरण की प्रक्रिया को क्या कर दे, रोक दे। परासरण दाब वो दाब है, आप लिख सकते हो कि ऐसा दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि परासरण जो हो रहा है इसकी क्रिया को क्या कर दे, रोक दे। तो अब आप हमें बताइए कि प्रेशर कहां लगाएं, यहां लगाएं या यहां लगाएं। अगर भाई आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हो तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये और भागेंगे और भागेंगे। तो इसका मतलब कि अगर इसको हमें रोकना है तो प्रेशर हमें कहां लगाना पड़ेगा, बी पर लगाना पड़ेगा। इस सरफेस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, दाब। यहां हमें लगाना पड़ेगा दाब, प्रेशर। और वो दाब क्या हो कि वो कम से कम क्या करे कि परासरण की क्रिया है उसको क्या कर दे, रोक दे। अगर परासरण क्रिया को रोक लेता है तो जितना दाब लगाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, प्रक्रिया रुक जाती है, प्रोसेस रुक जाता है, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना कि परासरण दाब क्या है। परासरण की क्रिया को रोक देना ही क्या है, परासरण दाब है। क्योंकि आप रोकोगे तो कोई दाब लगाना पड़ेगा और वही दाब परासरण दाब कहलाएगा। परासरण दाब को हम पाई से इंडिकेट करते हैं, इसे पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे पाई से दर्शाते हैं। और जो पाई होता है, पाई ये समानुपाती होता है सांद्रता के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान, तो तापमान के साथ साथ भी परासरण दाब क्या होता है, बढ़ता है। परासरण दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भाई, टेम्परेचर जितने आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इसका बढ़ेगा, क्योंकि ये वाष्पित होंगे कुछ और वाष्प होकर के यहाँ दाब लगाएंगे। और जब दाब लगाएंगे इस पर, जैसे ढक्कन अगर ना खोले तो ये वाष्पित होंगे, तो वो करके फिर वापस लौटेंगे और फिर इसी विलयन पर दाब डालेंगे और ये दाब फिर क्या होगा, उल्टा इस दिशा में लगने लगेगा। और जब इस दिशा में लगने लगेगा तो जो विलायक कण इधर से इधर आ रहे थे वो आना बंद कर लेंगे। लेकिन हमें उतने दाब लगाना है कि जो इस प्रक्रिया को केवल बंद कर दे, यह इस पार से उस पार न जा पाए, क्योंकि इसमें भी विलायक है, H2O है। ये H2O इधर से उधर न जा पाए, दोनों ओर बिल्कुल साम्य अवस्था आ जाए, ना A इधर आ पाए ना B उधर जा पाए, दोनों अपनी जगह रुक जाए, इतना दाब लगे। उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई समानुपाती C इंटू टी, क्योंकि दोनों के समानुपाती है तो इकट्ठे हम लिख सकते हैं इसको। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
पाई इक्वल टू आर सी टी। आर सी टी, आर क्या है? आर गैस नियतांक है, ध्यान रखें। आर क्या है? गैस नियतांक है। इसका मान क्या होता है मैं अभी बताता हूं आपको। अब देखें, यहां अगर आप इक्वल टू आर का मान तो नियतांक के रूप में है, इसको लिख ही दिया जाएगा। सी का मान, सी क्या होता है कि कितने मोल उपस्थित हैं किसमें? प्रति लीटर। सी इक्वल टू N2 बाई वी। यहां हम लिख सकते हैं कि सी बराबर N2 बाई वी और R इंटू टी। ठीक है, तो V को उठा करके अगर पाई के पास आप कर दें तो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N2 बचेगा, N2 इक्वल टू आर टी। तो पाई V इक्वल टू N2 मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकलता है? दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान, क्योंकि दूसरा अवयव है तो W2 M2 दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान इंटू आर टी। तो ये फार्मूला हो जाएगा परासरण दाब के कैलकुलेशन का, आयतन के कैलकुलेशन का, भार निकालना है विलेय का तो, टेम्परेचर निकालना है तो, और मोलर द्रव्यमान निकालना है तो। ठीक है, अब मैं यहां आर का मान आपको बता दूं कि आर का मान हम क्या रखेंगे। यहां ये हो जाएगा आर का मान, ठीक है, जो हमें यहां रख देना है। टेम्परेचर जो भी दिया रहेगा वो हम यहां रख देंगे। तो ये हो गया परासरण दाब और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी परासरण दाब का डेरिवेशन किया हमने वहां से, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने पर, यानी कि जो पॉलीमर है हमारा ये विलेय है और जो जल है ये विलायक है। ठीक है, और जब घोल दिया जाता है तो उसका परासरण दाब जो उत्पन्न होता है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पास्कल में परिकलन करना है। तो कौन कौन सी चीजें यहां दी हैं सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। आइए देखते हैं। मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है यानी कि M2, क्यों? क्योंकि बहुलक हमारा विलेय है और जो विलेय होता है वो सेकेंड अवयव होता है। तो M2 इक्वल टू दिया हुआ है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे हम। ठीक, 1,85,000 और फिर ध्यान रखें कि W2 विलेय का भार भी दिया हुआ है, कितना? 1 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ताप कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप केल्विन में चेंज करना चाहें तो 273 और 37 को क्या कर दें आप? ऐड कर दें, ये केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। फिर आप क्या करें? निकालना क्या है? चलिए फार्मूला में एक बार लिख दूं तो फार्मूला पाई वी इक्वल टू W2 RT बाई M2। ये जो था वो फार्मूला था जो अभी अभी हमने देखा है। हमको यहां ज्ञात क्या करना है? परासरण दाब। परासरण दाब कौन है? पाई है। ठीक है, मान कौन कौन सा हमको मिल गया? यहां M2 मिल गया, W2 मिल गया, ठीक है, T मिल गया हमको, R नहीं मिला तो R कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 0.083 हम रख सकते हैं। ठीक है, अब जो बचा वो क्या बचा? V। तो V भी देखें, आयतन भी दिया हुआ है, कितना? 450 ml। ठीक है, अब इसको अगर आप लीटर में चेंज करना चाहें तो 450 बाई 1000, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 450 गुणे 10 की घात -3 यानी कि 10 की पावर -3। ये हो जाएगा लीटर में। ठीक है, अब देखें और कौन सी चीज है? पाई, यानी कि अब हमें यहां सीधा सीधा ज्ञात क्या करना है? पाई। तो पाई बराबर V को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके M2 के पास ले आए तो पाई इक्वल टू W2 RT
बाई m2v। मान आप रख दें, यहां W2 इक्वल टू दिया है 1 ग्राम, फिर R बराबर 0.083, T इक्वल टू कितना है 310 केल्विन, अपॉन M2 इक्वल टू कितना है 185,000 इंटू V इक्वल टू कितना है 450 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, तो पाई इक्वल टू, इसे जब आप हल करेंगे तो 25.73 अपान 83,250 ये आ जाएगा। और जब ये आप डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद में 0.00038,949, इसको आप अगर सार्थक अंकों में लिखें तो दशमलव को आप ले आए, 3 के बाद 4 अंक दशमलव आएगा, 08949 इंटू 10 की पावर -4 पास्कल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो ये है कुछ छोटे छोटे टॉपिक, आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये सबसे पहला टॉपिक है समपराशरी विलयन यानी कि कंपोजिट सॉल्यूशन। कंपोजिट सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, दिए गए ताप पर जब दो विलयन की सांद्रता समान हो अर्थात परासरण दाब समान हो तो दोनों विलयन समपराशरी कहलाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको, 2 एग्जांपल से आप देखें। जैसे हम ब्लड को देखते हैं, जो हमारा रुधिर होता है, ब्लड में हमारे अगर NaCl की मात्रा, नमक की मात्रा देखें तो आपको मिलेगा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये नमक की मात्रा हमारे शरीर में होती है। ये एक प्रकार का जो है विलयन ही है, रुधिर जो है एक प्रकार का विलयन ही है, और उसमें जो नमक होता है वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम होता है। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जैसे 9 ग्राम नमक किसमें, 100 ml रुधिर में। ग्राम और ml, ग्राम क्या है वेट, ml क्या है वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम यानी कि 9 ग्राम NaCl होता है 100 ml ब्लड में। ठीक है, अब यही चीज अगर ड्रिप हम देखें जो डॉक्टर के यहाँ चढ़ाई जाती है, उस ड्रिप में यानी कि जो बॉटल होता है उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी 0.9% NaCl होता है, 0.9% NaCl होता है। तो इस ड्रिप का और इस ब्लड का दोनों में अगर आप देखें तो NaCl की जो मात्रा है वो दोनों में सेम है, यानी कि दोनों की सांद्रता बिल्कुल समान है, इसलिए इनके परासरण दाब भी बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक बात, कि जैसे अगर रुधिर को आप A मान लें, रुधिर को मान लीजिए कि ये A वाला सॉल्यूशन है और जो हमारा ड्रिप चढ़ाया जाता है हमें वो B है, और इसके बीच में एक पार्चमेंट झिल्ली लगी हुई है, इसकी भी सांद्रता और इसकी भी सांद्रता, दोनों की सांद्रता बिल्कुल इक्वल है, समान है कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि परासरण दाब भी समान होगा, अर्थात ये है विलयन ना तो इस झिल्ली से इस पार जाएंगे और ये विलयन ना तो इस झिल्ली से इस पार जाएंगे, यानी कि दोनों अपनी जगह बने रहेंगे, कोई किसी के पास नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन समान है और दोनों का परासरण दाब समान है। ठीक है, तो ऐसे जो विलयन होते हैं उनको समपराशरी या कंपोजिट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब है अतिपराशरी विलयन क्या होता है, ये भी देख लीजिए। अतिपराशरी विलयन में यही थोड़ी सी बात समझनी हमको कि जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से अधिक हो जाए,
किसी भी विलेन का कंसंट्रेशन यदि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो विलेन हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि अति पराशरी विलेन हो जाता है। ठीक, अब है अल्प पराशरी विलेन। तो अल्प पराशरी विलेन क्या होते हैं कि इनमें जो विलेन का परसेंटेज होता है कंसंट्रेशन के मुताबिक वो 0.9% से कम हो जाता है वेट बाय वॉल्यूम में। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारे बॉडी में एडमा एक डिजीज हो जाता है, रोग हो जाता है। ये कैसा रोग है, इसको आप देखें तो जो जनरली हिंदी में इसको सोफ बोला जाता है और जो हम लोगों की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इसको सोथा कहा जाता है। अब सोथा क्या होता है कि जब कोई विलेन का परसेंटेज 0.9% से कम हो जाएगा। सपोज दैट हमारे बॉडी में अगर सेल्स को ले लें आप, तो सेल में जब हमारे बॉडी में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, NaCl की मात्रा कम हो जाएगी, तो वाटर जो होगा, पानी, वो बाहर से कोशिका में जाने लगेगा। और जब कोशिका में जाने लगेगा सेल्स में, तो सेल्स क्या होंगी, फूल जाएंगी। और ऐसे करके हमारी पूरी बॉडी भी हमें फूली हुई नजर आएगी। इसका मुख्य कारण अल्प पराशरी विलेन ही होता है जो सोथा जैसे रोग को हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम परासरण। तो इसके लिए सबसे पहले एक फिगर देख लें, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो ये बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि यहां हमने एक झिल्ली लगा दी है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर कर दिया। इसमें क्या है, इसमें लवण युक्त जल है। लवण युक्त जल क्या होता है, जिसको आप सी वाटर बोल सकते हो, समुद्र का पानी बोल सकते हो। ठीक है, ये सी वाटर है इसमें, और यहां पर केवल और केवल प्योर वाटर है। ठीक है, यहां केवल शुद्ध जल है। ठीक है, H2O, या यहां नहीं भी रहेगा कुछ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक चीज आप देखें, अब हम पढ़ें इस डेफिनेशन को। कह रहा है यदि लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक होता है, यानी कि जब हम सोल्यूशन ए हमारा किस ओर, बी की ओर जा रहा था, और हमने क्या किया था, एक प्रेशर लगा दिया था, दाब, एक दाब, वो दाब क्या करता था, ए को बी की ओर आने से रोक दिया, और रोकना ही क्या कहलाता था, परासरण दाब कहलाता था। अब हम क्या कर दें कि जो रोकने वाला हमारा दाब था पाई, वो कम हो गया। किससे, जो हम एक्स्ट्रा दाब लगा रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर हमारा परासरण दाब से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और पाई का मान कम हो गया। परासरण दाब कम हो गया और एक्स्ट्रा वाला प्रेशर उससे और अधिक हो गया। अब क्या होगा कि अब देखें, विलायक के विपरीत दिशा में गमन करने से ही क्या होता है, प्रतिलोम परासरण होता है। यानी कि जो विलायक है, विलायक कौन है, लवण युक्त जल में अगर आप देखें तो H2O विलायक है और NaCl विलेय है। तो ये विलायक विपरीत दिशा में गमन करने लगेगा, यानी कि जब A से B की ओर आ रहे थे हमारे विलायक, तो हमने एक प्रेशर लगा के बंद कर दिया। अब प्रेशर को और बढ़ा दिया, जिससे इस समुद्र के पानी में से, जिसमें नमक भी घुला है, इससे केवल और केवल पानी निकल करके इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर को जाने लगेंगे, और लवण यहीं का यहीं बच जाएगा। क्यों, क्योंकि लवण के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, और यहां पानी हमारा भर जाएगा और फिर उसको हम उपयोग में ले लेंगे। तो यही इतना जो कंडीशन है, ये प्रतिलोम परासरण को, इनवर्स ऑस्मोसिस को शो करता है कि जब लगाया गया दाब परासरण दाब से ज्यादा हो जाए, तब जो विलायक है वो विपरीत दिशा में गमन करने लगे, यानी कि बी से
ए की ओर गमन करने लगे तो यही प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। उपयोग लवण युक्त पानी को शुद्ध करने में, यानी कि जो सी वाटर है उनको प्योर करने में। जो ऐसे कई कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है, जहां समुद्र ज्यादा है, तो वहां पीने के पानी के लिए इसी तरीके की कंडीशन का इस्तेमाल करके पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पराशरी विलयन, अति पराशरी, अल्प पराशरी, प्रतिलोम परासरण, परासरण दाब, परासरण, ये सारी चीजें हमने देख ली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देख लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में, चैप्टर को फिनिश करेंगे और पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, वान हाफ गुणक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।